तो एक तो तरीका है, ऐसा लिख दो NGGC होम, और चाहो तो इसके फुल फॉर्म में भी अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो भी वो सेम काम करेगा, एक नया कंपोनेंट जनरेट कर देगा वो। ठीक है, सेम मॉड्यूल के लिए क्या लिखते हैं, अब इसी को देख के बताओ कि मॉड्यूल के लिए क्या कमांड हमको लिखना पड़ेगा अगर हमको नया मॉड्यूल जनरेट करना है तो। NGGM। सही है, NGGM, या इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो NGG मॉड्यूल, फिर लाइक होम मॉड्यूल बनाना है तो ऐसा कुछ लिख लोगे, इसको सेम जनरेट हो जाएगा मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे ही आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब मैं ना सिनेरियो बताता हूँ कि कंपोनेंट और मॉड्यूल हम क्यों बनाते हैं और कंपोनेंट और मॉड्यूल हम अलग अलग क्यों रखते हैं। ठीक है, जनरली अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल मैनेजमेंट, आपको अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, स्कूल उसमें जैसे स्टूडेंट के लिए अलग से और टीचर है उसके लिए अलग से, प्रिंसिपल के लिए अलग से कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब इसमें हम जैसे डिवाइड किए, स्टूडेंट एक यस। मॉड्यूल हो गया, स्टाफ स्टाफ के अंदर प्रिंसिपल आ गया, टीचर आ गए, सब आ गए उसके अंदर। ठीक है, वो हो गया हमारा दूसरा मॉड्यूल। तीसरा मॉड्यूल हम कर सकते हैं एडमिशन। ठीक है, चौथा मॉड्यूल हम कर सकते हैं लाइब्रेरी। ऐसे हम अलग अलग मॉड्यूल्स पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब सपोज हमने क्रिएट किया, अभी मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, स्टाफ और स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है, अब पहला हमने दो मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिए, स्टाफ मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। अब जैसे स्टाफ मॉड्यूल है तो उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। स्टाफ की इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा हो स्टाफ का सकती नेम है हो इस। सकता है, उनकी आईडी हो सकती है, स्टाफ की नहीं सैलरी। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स जो है वो पेज है समझ लो। ठीक है, यस। कंपोनेंट को एज अ पेज समझो, और ये बताओ कि अगर स्टाफ एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ है जिसमें जो आप बोल रहे हो आईडी नेम सब कुछ उसकी डिटेल्स उस यस। टेबल पे प्रेजेंट है, तो हमको यूआई पे क्या क्या चीज एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए, जो सपोज उसका एडमिन होगा, वो उस स्टाफ की चीजें क्या क्या कर सकता है, देख उसमें सकता है, सर्च कर सकते हैं, हाँ सर। अगर किसी देख स्टाफ सकता को है, देख। ऐड हाँ। कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचो कि क्या क्या कंपोनेंट्स बन सकते हैं, मतलब क्या क्या पेजेस बन सकते हैं। अब बताओ फिर। स्टाफ के लिए तो स्टाफ ऐड करने के लिए अलग से बना सकते हैं, फिर उसका अगर अपडेट के लिए भी बना सकते हैं। सही बोल रहे हो, हम जनरली क्या करेंगे, अब जैसे आप मैनेजमेंट के लिए स्टाफ है, ठीक है, तो स्टाफ की पहले अगर आप स्टाफ वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको स्टाफ की पूरी लिस्ट दिखेगी, यस। दिखेगी लिस्ट। अब वो लिस्ट दिखेगी तो वो एक पेज हो गया, उसका नाम सपोज हमने रख दिया स्टाफ लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद वहीं पे एक ऑप्शन रहता है एडिट का, अगर देखोगे तो टेबल के फॉर्म में शो होते हैं रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उसी पे एडिट और डिलीट का बटन होता है, जनरली होता है ना ऐसा, अगर आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे होगा तो, अगर
ये जैसे ये सिंपल हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये टेबल, सिंपल टेबल दिख रहा है अभी, ठीक है। अब ऐसा कुछ हमारा स्टाफ शो होगा। ये स्टाफ लिस्ट हमारा एक पेज हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे ये जैसे कंट्री लिखाया है, कंट्री के बगल पे सपोज अगर इसी को मैं एडिट करूँ, ये हमारी ये चीजें दिख रही है। अब मैं यहाँ पे एक अपने से एड्रेस ऐड हो कर देता जाएगा। हूँ। हाँ, एड्रेस वगैरह तो हो गई। मैं यहाँ पे बता देता हूँ नेक्स्ट पेज कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो इसका नाम हो गया सपोज एक्शन, ठीक है। यहाँ पे सबके बगल में एक रहेगा ये देखो, ये समझ लो ये हमारे स्टाफ का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मेरे को इस स्टाफ के रिकॉर्ड को एडिट करना है तो यहाँ पे एक एडिट बटन रहेगा, यहाँ पे एक डिलीट बटन रहेगा अगर मेरे को इस स्टाफ के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो, ठीक है। अब क्या है, डिलीट तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप यहीं पे पूछ देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसा करके कुछ, ठीक है। आप यस करोगे और डिलीट हो जाएगा। लेकिन एडिट के क्लिक पे क्या होगा, जनरली हम दूसरे पेज पे नेविगेट करेंगे। उस पेज का नाम अगर रहेगा स्टाफ एडिट, ठीक है। वहां पे हमको ये सब जो भी रिकॉर्ड है, ये जैसे सपोज ये स्टाफ के अगर रिकॉर्ड है, ठीक है, ये स्टाफ के रिकॉर्ड हमको एक फॉर्म पे दिखेंगे और उस फॉर्म पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा अपडेट करने का और कैंसिल करने का, ठीक है। यस। हाँ, ये मैं एक सेकेंड, मेरे को एग्जैक्टली मिलेगा ना वो चीज़ कहीं पे तो मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। हम गए यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया, सपोज देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा स्टाफ की लिस्ट हो गई, ये अलग पेज हो गया, एक अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको तीन ऑप्शन, व्यू, एडिट, डिलीट। व्यू मतलब उस स्टाफ के पूरे, जनरल होता है लिस्ट पे, ये जो लिस्ट हम वहां पे पूरी चीजें नहीं दिखाते हैं। जनरली 3-4 चीजें हम यहाँ पे दिखा दिए, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। अब हमको पूरी डिटेल देखनी है तो हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यूआरएल को देखोगे तो staff/view ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उस स्टाफ की पूरी क्लियर है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए,
तीसरे हम फिर यहाँ पे आएंगे और वापस एडिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो staff/edit हो गया। यस ये हमारा तीसरा पेज हो गया। यहाँ पे ये देखो फॉर्म पे उसके पूरे डिटेल्स दिख रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कैंसिल कर देते हैं। वापिस हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे डिलीट चाहे तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल हमारे कितने पेज हो गए? एक लिस्ट हो गया, एक व्यू हो गया, एक एडिट हो गया, और सेम अगर हम देखें तो एक हो गया ऐड। यहाँ से हम नया स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ Yes. पे अगर देखोगे तो ये स्टाफ हमारा एक मॉड्यूल हो गया और उसके अंदर ये सब चीजें उसके कंपोनेंट्स हो गए। क्लियर है? डेजिग्नेशन भी एक कंपोनेंट हो गया उसका। हाँ स्टाफ है तो उसके अलग अलग डेजिग्नेशन होंगे। हम यहाँ से डेजिग्नेशन ऐड भी कर सकते हैं, एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस अब सेम स्टूडेंट के लिए भी सेम कंडीशन होगा, वही एडिट अपडेट डिलीट व्यू। तो अब समझ में आया कि मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं। हमारा कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट है, हमको चंक्स में डिवाइड करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट के लिए सपोज एक डेवलपर ही काम करे। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एक एक टीम को एक एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है कि ये टीम ये मॉड्यूल पे वर्क करेगी, ये टीम ये मॉड्यूल पे वर्क करेगी। और उस टीम में सपोज 10 लोग हैं तो उनमें कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं कि सपोज इस कंपोनेंट पे तुम वर्क करोगे, उस कंपोनेंट पे तुम वर्क करोगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। जनरली प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करने के लिए, मतलब इजी वे पे उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आया है। लेस टाइम पे बन जाए। लेस टाइम पे बन जाए पहली चीज, और दूसरी चीज चीजें हौच पौच ना हो, मतलब मिक्स ना हो जाए। हाँ ठीक है, अब ये हो गई Yes. बात कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स की। अब इसमें तीसरी चीज आती है सर्विस। ठीक है, कोई बता पाएगा सर्विस का यूज क्या होता है एंगुलर पे? अगर कुछ आइडिया हो थोड़ा बहुत भी तो। लॉजिकल पार्ट सर, नहीं वो कंपोनेंट। अच्छा, या मेरे को जनरली वो बताओ कि सर्विस का मतलब क्या होता है जनरल टर्म पे। सर्विस मतलब जो उससे काम लेते हैं हम, वो क्या काम कर रहे हैं एक्चुअल में। हाँ, जो हमको मतलब कुछ काम करके हमको दे रहा देना है ना? हाँ, सर्विस देना है। कोई हमको सर्विस सर प्रोवाइड डेटा कर रहा है। फेच करना सर्वर से। हाँ, वो एक वन काइंड ऑफ सर्विस हो गई वो, है ना? वैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए हम सर्विस का यूज करते हैं एंगुलर पे। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर कोई सर्विस बनी होगी तो एक मेन सर्विस और सर्विस। जैसे अभी आपने कहा कि सर्वर से डेटा फेच करने के लिए हम सर्विस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सर्वर से हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं? एंगुलर जो है वो फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड सर यूजर एप्लीकेशन इनपुट अब इसमें क्रिएट। वैलिडेट होगा, हाँ, फिर वो नहीं, सपोज एक बैकएंड है। ठीक है, बैकएंड सपोज उस वो प्रोजेक्ट बना हुआ है PHP पे, जो एपीआई इंटीग्रेशन। API इंटीग्रेशन। करेक्ट। अब API इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो ये बताओ API क्या होता है? वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब उससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा डेटा आ रहा है सर, उसको पूरा ओवरव्यू बता देता है उसमें। ओवरव्यू बता देता है। ठीक है, हाँ। जनरली API का यूज ये है कि वो बैकएंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है। ठीक है, बैकएंड पे जो भी सपोज जो भी डेटा प्रेजेंट है वो हमको वो प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड पे,
और फ्रंट एंड से हमको जो भी डेटा भेजना है वो हम भेज सकते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पोस्टमैन, हाँ ये पोस्टमैन को भी इंस्टॉल कर लेना, काम आएगा, ठीक, लिख के भेज देता हूँ। ये जनरली हमारे एपीआई टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं कि अगर आप लोग जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो, ठीक है, अब फ्रंट एंड डेवलपर हो आप लोग, तो आप लोगों को एपीआई देगा कोई बैक एंड डेवलपर, ठीक है, या आप खुद ही अगर फुल स्टैक डेवलपर हो, अगर आप खुद एपीआई बना रहे हो, आपको अपनी एपीआई को टेस्ट करना है पहले फ्रंट एंड में यूज करने से पहले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पोस्टमैन के थ्रू उस एपीआई को टेस्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये देखो, ये एक यूआरएल होता है, ये है कि उस यूआरएल पे हम कुछ पैरामीटर्स भेज सकते हैं, उस यूआरएल पे हम कुछ रिक्वेस्ट पे चीज़ें भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स में हमको कुछ चीज़ें उस पे से मिलेगी। क्लियर है? यस सर। अब जैसे ये यूआरएल को देखोगे तो ये एक एपीआई है, ठीक है, और कौन सी एपीआई है, तो यहाँ पे ये सेलेक्टेड है, ये देखो यहाँ से पता चलेगा ये पोस्ट एपीआई है, मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, पोस्ट मेथड। क्रड पता है आप लोगों को क्रड क्या होता है? यस सर। यस क्या सर, होता है? क्रिएट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो होता है CRUD। हाँ, तो उससे ये समझ में आता है कि क्रिएट का मतलब क्या हुआ, अगर हमको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, हाँ, उसको पोस्ट करना रहता है, मतलब हमको एक पोस्ट क्रिएट करना करना रहता है। है, अगर उसको एग्जैक्टली, फैच करना है तो गेट करते हैं, गेट करते हैं, पुट के थ्रू अपडेट के लिए पुट मेथड हाँ, यूज करते हैं जनरली, और डिलीट के लिए डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है। तो ये पोस्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कोई चीजें, लाइक हम कुछ डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं। पोस्ट मतलब हम जनरली कुछ चीजें सेंड कर रहे हैं, सेंड रिक्वेस्ट, है ना। जनरली होता है ना कि भाई वो कार्ड पोस्ट कर दो, तो मतलब हमने वो कार्ड भेज दिया, तो वैसे ही हम कुछ डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ डेटा भेज रहे हैं। क्लियर है? हमने कुछ डेटा भेजा और रिस्पॉन्स में हमको कुछ डेटा मिला, ठीक है। अब सपोज मेरे को एक स्टाफ क्रिएट करना था, मैंने एक फॉर्म फिल किया, मैंने एक एरे जनरेट किया, उस एरे को मैं पास कर दिया इस एपीआई पे, मतलब मैंने उस एरे को इस एपीआई पे पोस्ट कर दिया। क्लियर है? और रिस्पॉन्स में ये, जैसे सपोज मैंने एक रिकॉर्ड, यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है मैंने उसको पोस्ट कर दिया और रिस्पॉन्स पे मुझे कुछ रिकॉर्ड वापस मिले, ठीक है। रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला? स्टेटस सक्सेस। स्टेटस सक्सेस मतलब जो हमने जिस पर्पस के लिए उस एपीआई को हिट किया था वो सक्सेसफुली वहां पे परफॉर्म कर गई है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा एपीआई का यूज, कि जनरली हमको कुछ भी चीज़ें अगर क्रिएट, अपडेट, डिलीट या गेट करना है सर्वर से, तो हमको एपीआईज का यूज करना पड़ेगा, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड गेट, ठीक है। अब वो एपीआईज तो हम बना लेंगे, मतलब वो एपीआईज तो हमको मिल जाएंगे सर्वर से, हमने उसको पोस्टमैन में भी ऐसा कुछ टेस्ट कर लिया यहाँ पे, हाँ भाई चलो एपीआईज वर्किंग है। अब उसको हमको इंटीग्रेट करना है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? एक सर्विस NGGS। बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम जैसे जनरली अगर हम सर्वर के लिए वो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सर्वर, या फिर उसको कुछ भी एपीआई ऐसा कुछ दे सकते हो नाम, या मेन एपीआई, तो ऐसा कुछ अगर हम करेंगे तो एक सर्विस जनरेट हो जाएगी मेन एपीआई नाम से, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे जिसने क्रिएट किया उसने मेन सर्विस के नाम से सर्विस क्रिएट की है,
तो यहाँ पे इस सर्विस का नाम क्या हो गया, मेन सर्विस डॉट सर्विस डॉट टीएस। क्लियर है? हाँ। अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ सर्विस एक्चुअल किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती है। एक तो हमने अभी देखा कि एपीआई कॉलिंग के लिए हम सर्विस का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हमको कंपोनेंट्स के बीच में कुछ भी डेटा पास करना है, ठीक है, सपोज हमने 10 कंपोनेंट बनाए हैं, अब मैं चाहता हूँ एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट पे एक्सेस हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्विस के थ्रू हम पास कर सकते हैं, या सर्विस पे हम कोई वेरिएबल बना लिए, उस वेरिएबल को कॉमनली हम जो जो कंपोनेंट पे यूज़ करना है उस कंपोनेंट पे हम उसको यूज़ कर लिए। ठीक है, तो सर्विस का मेन यूज ये है कि वो सभी कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बीच में वो इंटरेक्शन के काम आता है, डेटा पास करने के काम आता है। ठीक है, और हम एपीआई कॉलिंग जो है, जैसे अभी हमने कहा कि सर्वर से अगर हमको डेटा फेच करना है तो उसके लिए हमको सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको सर्विस पे ही डायरेक्टली क्यों लिखते हैं? सर्विस पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमको सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो एक कंपोनेंट में भी यूज़ पड़ सकता है, वो हमको 4 कंपोनेंट में भी यूज़ पड़ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सर्विस बना देते हैं कि वो सेम एपीआई को हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सके, हमको एक ही फंक्शन को 10 बार ना लिखना पड़े, एक ही वेरिएबल को 10 बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो सर्विस का मेन ये यूज़ होता है। क्लियर है? यस। हाँ। अब यहाँ पे जैसे ये वाली सर्विस को ही देखते हैं, मेन सर्विस जो इस पे बनी हुई है, यहाँ पे देखोगे तो गेट ऑपरेशन बना हुआ है। गेट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, HTTP। अब ये HTTP क्या है, HTTP का यूज़ होता है, ये HTTP क्लाइंट का जनरली हमारा यूज़ होता है API इंटरेक्शन के लिए। हमने सर्विस तो क्रिएट कर ली, हमको APIs मिल गई है बैकएंड से, ठीक है, लेकिन अब हमको सर्विस से उस API को हम कॉल कैसे करेंगे, तो वो हम कॉल करेंगे HTTP क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, सर्विस कॉल करेंगे, सर्विस कॉल करेंगे हम किसके थ्रू, HTTP क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये HTTP क्लाइंट, HTTP हमको मिला, HTTP से हमने गेट कॉल किया। यहाँ पे देखो गेट कॉल हो रहा है, मतलब कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, गेट एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, गेट एपीआई कॉल हुई, इस पे ये जो भी उसका यूआरएल बन रहा है वो हो गया, यहाँ पे देखोगे ये यूआरएल हो गया, और यहाँ पे हम हेडर में कुछ पास कर रहे हैं उस पे। हेडर क्या होता है, कोई बता पाएगा? एपीआई कॉल करते टाइम हेडर जो लिखते हैं वो क्या काम आता है? नो सर, अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। हाँ, तो ये सब अभी एक काम करो, ये हेडर वगैरह अभी तो भूल जाओ, ये सब मतलब जब तुम लोग कंपोनेंट बनाना सीख जाओगे, मॉड्यूल्स बनाना सीख जाओगे, सर्विसेज बनाना सीख जाओगे, उसके बाद फिर एपीआई इंटीग्रेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी एपीआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन सर्विस का यूज समझ में आया कि एग्जैक्ट यूज क्या है सर्विस का? यस सर। यस सर। ठीक है, इस पे और भी चीजें होती है, जैसे सर्विसेज हमने बना लिए, कंपोनेंट्स हमने बना लिया, मॉड्यूल्स हमने बना लिया। ठीक है, और भी चीजें होती है, इस पे पाइप्स होता है, और वो सब पाइप्स वगैरह तो एडवांस चीज़ है, पहले कंपोनेंट मॉड्यूल्स ये सब बनाना सीख जाओगे ना, तो उसके बाद फिर पाइप्स वगैरह पे हम जाएंगे। अब इस पे पहले तो ये बताओ, जेसन पता है आप लोगों को, जेसन क्या होता है? एरे के फॉर्मेट में जिसमें डेटा आता है सर, जेसन एग्जैक्टली, हाँ साइड हाँ, की और वैल्यू जो रहते डेटा हैं। इंटरचेंज फॉर्म।
हाँ, जेसन मतलब एरे के फॉर्म में रहता है या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो रहता है ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। हाँ, उसको हम जेसन बोलते हैं। अब पहले तो ये बताओ, जावास्क्रिप्ट ये अब टाइपस्क्रिप्ट का सुपर सेट है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है टाइपस्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता है कि एरे कैसे लिखते हैं? कोई स्क्वायर बताता ब्रैकेट बना के। है? स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखते हैं, एक सेकेंड। सेलेक्ट जेसन फाइल ही हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहता है 2 3 इससे क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है एग्जैक्टली exactly? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का टाइप क्या है, इसको देख के समझ में आ रहा है कुछ? टाइप इसका एरे है जिसमें इंटीजर स्टोर किया हुआ है। हाँ, ये सब आप लोगों ने C++, जावा ये सब कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस टाइम भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये नई चीज़ नहीं होगी आप लोग के लिए कि अगर हम कोई एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, एरे ऐसा दिखेगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये यस। जो रहते हैं इसको इंटीजर बोलते हैं। अगर नंबर्स के फॉर्म में कुछ भी रहा तो इंटीजर, ये तो जनरल टर्म है, टीचर। ठीक है। अगर इसी को मैं इस पे डाल दिया सिंगल कोट, या यहाँ पे मैंने डबल कोट लगा दिया, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कुछ कर दिया, इस एरे को क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये स्ट्रिंग है ना। इस एरे के अंदर पूरे डेटा प्रेजेंट है, वो सब स्ट्रिंग है। तो ये एरे हो गया हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? हाँ, यस सर। अब ये हो गया हमारा एरे। अब ये बताना, अगर किसी को पता होगा तो, ये हमारा हो गया एरे। अब ये बताओ ये क्या है? सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सब ही काम आएगा। ये जो एरे है, ऑब्जेक्ट है, ये सब एकदम बेस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आप लोगों को एंगुलर पे मतलब डेली बेसिस पे काम आएगा। मतलब कुछ भी चीज़ करोगे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये क्या है? एसोसिएटिव एरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपको ये सब देख के समझ में आना चाहिए कि जैसे करली ब्रेसेस जिस पे है, करली ब्रेसेस के अंदर पे इस फॉर्मेट पे अगर कुछ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। इसको मैं सेंड कर देता हूँ और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है। ये अपना है ऑब्जेक्ट, और एरे है अपना ऐसा कुछ, ये अपना एरे। स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो एरे है, करली ब्रेसेस रहेंगे उस पे तो वो है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर
अब यहाँ पे ये क्या है, ये ऐसा क्यों लिखे है, नेम टेस्ट आईडी टेस्ट 1 ऐसा कुछ। सपोज एक डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी पे की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू है एग्जैक्टली ये, जैसे हमारा क्या हो गया, नेम हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज कोई एक बंदा है, उसका नाम है टेस्ट, ठीक है, तो ये नेम उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी वैल्यू टेस्ट, ठीक है, मतलब उस बंदे का नाम है टेस्ट, उसकी आईडी क्या है, टेस्ट 1। क्लियर है। अब वैसी वैसी हमारे पास ये भी हो सकते हैं कि मल्टीपल हो सकते हैं स्टूडेंट। जैसे अब मैं यहाँ से अगर एग्जांपल बताऊं, अभी यहीं पे देख रहे थे हम, स्टाफ पे जाता हूँ, हमने व्यू स्टाफ किया यहाँ पे, तो मतलब ये क्या हो गया, ये सिंगल स्टाफ का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिंगल रिकॉर्ड देख रहे हैं स्टाफ का, तो वो क्या हो गया, इस फॉर्मेट में हो गया। क्लियर है। एक रिकॉर्ड जो है वो इस फॉर्मेट में हो गया, सिंगल रिकॉर्ड है तो किसी का, लेकिन अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया अपना S3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपना हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये पूरे को बोल देंगे हम एरे ऑफ Array of ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं भेज देता हूँ ये सब, ताकि भूलो ना। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपना हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली जो हमको काम पड़ता है वो ये 2-3 इसी टाइप की चीज़ों का काम पड़ता है, ठीक है। और बाकी फिर अगर आप लोग बोलोगे यहाँ पे अगर कोई एक वेरिएबल है, लेट सपोज यहाँ पे है, उस वेरिएबल का नाम है चेक, ठीक है, और उस पर हमने लिखा हुआ है ट्रू। तो अब ये बताओ, ये जो चेक नाम का वेरिएबल है, ये कौन से टाइप का हो गया, इसका टाइप क्या हो गया चेक का, बूलियन। बुलियन हो गया, है ना। ट्रू फॉल्स ये यहाँ पे है, मतलब वो बुलियन है। सेम वैसी अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो उसका हो गया स्ट्रिंग, अगर नंबर्स में है तो वो हो गया इंटीजर, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ है तो ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही रिकॉर्ड रहेंगे, क्या पता ऐसा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, ऐसा ये भी हो सकती है वैल्यूज़, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे अमाउंट लिखना है किसी चीज़ का, तो अमाउंट ज़रूरी तो नहीं है इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, अमाउंट हमारा फ्लोट पे भी रह सकता है, रहता है ना 99.99 रुपीज़। तो ये उस चीज़ के लिए हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हमको ये लिखना है, ये बुलियन के लिए लिखना है, तो वही एक यूज़र है, वो यूज़र एक्टिव है कि नहीं, वही वो चेक करो। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई उसकी फॉल्स, तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये यूज़र जो है वो इनएक्टिव है, मतलब उसका अकाउंट है या जो भी है वो एक्टिव नहीं है। क्लियर है। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ अभी ये। यस सर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को काम पड़ेगी, यही काम पड़ेगी, मतलब ये इसी चीज़, वो जो बोलते हैं ना कि डेटा, कल मैं जो बता रहा था कि डायनामिक वेबसाइट्स जो होती है, ठीक है, तो डायनामिक वेबसाइट्स का मतलब ही वो होता है कि हमको रिकॉर्ड कुछ इस फॉर्मेट पे ही मिलेंगे हमको एपीआई से। जनरली ये जो 3 फॉर्मेट दिख रहे हैं, 3-4 फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे हमको एपीआई से डेटा मिलेंगे, हमको उनको अपने फ्रंट एंड पे शो करना है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब फॉर्मेट क्या क्या फॉर्मेट पे आ सकते हैं डेटा हमारे,
ठीक है, शो करने वाली चीज बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में हमको डेटा मिलता है। क्लियर है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे पोस्टमैन पे दिखाया था, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे फॉर्म में हमको डेटा मिल रहा था। अब कोई आपसे पूछेगा तो बता सकते हो कि ये क्या आ रहा है, हमको रिस्पॉन्स में वही हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बता पाओगे? अब यहाँ पे अगर कोई बोले तो हम किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम डेटा भेज रहे हैं। लेकिन अगर सेम चीज हम यहाँ पे ऐसा कर दिए तो क्या बोलेंगे हम, एरे के फॉर्म में हम डेटा भेज रहे हैं उनको। क्लियर है? हाँ, ये अपना हो गया जेसन। हाँ, अब जेसन मतलब क्या होता है, ये तो हो गया एरे, ऑब्जेक्ट और बाकी टाइप्स हो गए। जेसन जनरली जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब अगर हम मैं ये वाली लाइन को लिख दूं डायरेक्टली, तो उसको भी हम जेसन बोलते हैं, ऐसा कुछ हो तो ये भी जेसन है। ठीक है, और अगर हम इस पे ऐसा कुछ लगा दे, एरे लगा दे, तो उसको भी हम जेसन ही बोलेंगे। क्लियर है? मतलब एरे ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट को हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जेसन, कि वही जो हमारा रिस्पॉन्स आता है में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, करली ब्रेसेस में या स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ें होती है, ठीक है, जो डेटा हमको मिलता है या हम भेजते हैं, वो जेसन होता है। जनरली अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई रेस्ट एपीआईज, ये जो हमने हिट की है ये रेस्ट एपीआईज है ना, अगर कोई बोलेगा कि रेस्ट एपीआई किस फॉर्मेट में डेटा गेट करता है, किस फॉर्मेट में डेटा हमको सेंड करता है, तो आप बोलोगे जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन के अंदर आपका एरे भी आ गया, आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये अपना हो गया जेसन वाली चीजें, समझ में आई आप लोग को? सर्विस समझ में आया क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन से पहले ये बताओ क्लास क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सी सी प्लस प्लस पे, क्लास क्या होता है? कोई बता पाएगा क्लास क्या होता है? हाँ सर, ग्रुप्स होता है, सिंगुलर डेटा या डिफरेंट डेटा टाइप्स या फंक्शंस का एक ग्रुप होता है जो अपने डेटा होल्ड करता है। एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? वेरिएबल्स, मेथड्स होते हैं ये सब चीजें। यस सर। यस सर। है ना, कांस्टेंट्स होंगे और भी चीजें होती है। तो वही हमारा, अब मैं ये बताऊं कि कंपोनेंट जो हम बोलते हैं, वो कंपोनेंट और कुछ नहीं, कंपोनेंट हमारा एक क्लास होता है। ठीक है, ये अगर आप कोई भी एक नया कंपोनेंट जनरेट करोगे, या आपने अभी जो अपना प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट किया होगा, उसके अंदर ऐप कंपोनेंट पहले से प्रेजेंट होगा, हाँ, मतलब है ना? HTML फाइल, CSS फाइल्स। हाँ, तो ये जो HTML CSS फाइल है, हम इसको कंपोनेंट नहीं बोलते हैं। नहीं। मेनली जो कंपोनेंट है हमारा, ये TS फाइल को हम कंपोनेंट बोलते हैं। हाँ। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर ये क्लास प्रेजेंट है, ऐप कंपोनेंट नाम का एक क्लास प्रेजेंट है। ठीक है, तो जनरली जो है ये पूरी फंक्शनैलिटी जो हम परफॉर्म करते हैं, कुछ भी हमको जो लॉजिक लिखना है, कुछ भी हमको जो वेरिएबल्स लिखने हैं, कुछ भी मेथड्स जो लिखने हैं, वो हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? तो कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट एक क्लास है जिस पे हम अपने जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके थ्रू हम HTML पे डेटा शो करते हैं, या HTML से डेटा गेट करते हैं। क्लियर है इतना? अब क्लास है तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर कोई बता सकता है क्या होता है?
क्लास के नाम के ही जो फंक्शन रहता है सर। हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास के नाम पे कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर का कुछ नाम नहीं होता है, ठीक। अगर हम कंपोनेंट पे देखेंगे तो कंपोनेंट पे कंस्ट्रक्टर, समझ लो उस क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इससे हम अगर सिंपल तरीके से समझे तो ये क्लास पे अगर कुछ भी चीजें हमको इंपोर्ट करनी है, ठीक इनिशियलाइज है, करता है ऑब्जेक्ट्स क्लास की। हाँ, इनिशियलाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन क्या है, अगर उस क्लास के अंदर चीज़ें हमको न्यू चीज़ें, मतलब कुछ नए वेरिएबल्स बनाने हैं, तो वो हम कंस्ट्रक्टर पे नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें दूसरे क्लास की चीज़ों को हम अपने क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हमने एक सर्विस बनाया है, उस सर्विस के फंक्शंस को हम अपने फंक्शंस पे, अपने कंपोनेंट के फंक्शंस पे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उसको कंस्ट्रक्टर पे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ से अगर एग्जांपल देखोगे तो एक सर्विस बनी हुई है ट्रांसलेशन सर्विस, ठीक है। हमने क्या किया है, ये हमारा कंपोनेंट है, उसका ये कंस्ट्रक्टर है, उस पर हमने इस ट्रांसलेशन सर्विस को इनिशियलाइज किया है, मतलब यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया है कि भाई इस नाम से, ट्रांसलेशन सर्विस के नाम से ये इस क्लास के अंदर यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो उसी ट्रांसलेशन सर्विस के नाम से वो यहाँ पे हम उसको यूज भी कर रहे हैं इस क्लास के अंदर फिर, ठीक है। तो कंपोनेंट कुछ नहीं होता, कंपोनेंट क्लास होते हैं, ठीक है। उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है जिसपे हम दूसरे क्लास की चीजों को इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। यस। हाँ, अब आज का तो टाइम हो गया, अब एक काम करो, कल के लिए पहले तो प्रोजेक्ट रन करके देखना, जो मैंने एनजी सब कमांड भेजा है उसके थ्रू। एक मॉड्यूल Yes. क्रिएट करना है आप लोगों को, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेना और एक सर्विस क्रिएट कर लेना, ठीक है। सिर्फ क्रिएट करना अभी के लिए, ठीक है। और क्रिएट होने के बाद उस कंपोनेंट, उस सर्विस और उस मॉड्यूल को ओपन करके देखना कि उस पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, और जो भी Yes. चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसको नोट डाउन करके रखना। उसके बाद फिर कल जब क्लास होगी तो उसमें उस चीज़ों को पूछना कि ये क्या होता है, Okay, sir. ठीक, ठीक है। और मतलब Yes. डाउट आएंगे तब मेरे को लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज का तो, और कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट इतने में अभी जो मैं बताया हूँ उसमें? सर क्या क्या बोले, एक बार रिपीट करेंगे क्या? मॉड्यूल्स, कंपोनेंट और सर्विसेज। हाँ, ये तीन चीज़ों को जनरेट करके देखना है आपको, क्रिएट करना। जनरेट करना है, प्रोजेक्ट को रन करके देखना है, ठीक है। उसमें फिर जो डाउट आएगा, हाँ, रन करके, जो रन नहीं किए हो, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो जो रन करके देखना प्रोजेक्ट को रन हो रहा है कि नहीं। पोर्ट चेंज करके देखना, जो मैंने पोर्ट के लिए भी एक कमांड भेजा है, दूसरे पोर्ट पे रन हो रहा है कि नहीं, वो ट्राई करके देखना। सर एक ठीक है, बार आप ना थोड़ा सा वो बता दीजिए, जैसे क्या? ये अनीश और ये संदीप लोगों को, कि हम लोग जैसे ऐप कंपोनेंट में HTML हेलो वर्ल्ड का एक इन लोगों को एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है। यस सर, ये राउटिंग नहीं समझ में आ रही सर कि मतलब कैसा कैसा कॉल होता है स्टार्टिंग से प्रोग्राम हाँ, जैसा। नहीं नहीं, अभी देखो, राउटिंग वाली चीज कल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था बस उसका, मैं आप वो लोगों को जो अभी, सर, हाँ हाँ, मतलब जैसे प्रोग्राम फर्स्ट पहले इंडेक्स फाइल से कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ कौन से फंक्शन रीड करता है, ऐसा करके एक बार मतलब वो बेसिक। अच्छा ठीक है। देखो अभी आप लोग उस पे कर रहे हो, HTML CSS पे काम कर रहे हो ना, हाँ हाँ तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप एक HTML फाइल बनाते होगे, यस ठीक है। तो समझ लो ये वाली जो index.html फाइल है, ये वही HTML फाइल है आप लोगों की, ठीक है। अब यस क्या है, मेरे को ये HTML फाइल के अंदर पे सबसे पहले जो भी चीज़ लिखाएगी वो होगा ऐप के अंदर की चीज़ें होगी, ठीक है, ऐप कंपोनेंट की।
ठीक है, तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये जो बॉडी लिखाया है, ठीक है, हेड अपना यहाँ पे खत्म हो गया, हेड के अंदर पे यहाँ पे बॉडी लिखाई है, दिख रहा है, और बॉडी के अंदर पे क्या लिखा है, केटी रूट, क्लियर है। तो अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, ये जो लिखाया रहता है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट को अगर हमको किसी भी दूसरे कंपोनेंट पे यूज करना है या किसी दूसरे पेज पे यूज करना है तो हम उसको यूज करेंगे उसके सेलेक्टर के थ्रू, ठीक। यहाँ पे मैं राउट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे राउटिंग अलग चीज होती है और दिखाना अलग चीज होता है, ठीक है, ये इम्पोर्ट हुआ है, समझ लो, ठीक। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक की होगा सेलेक्टर नाम का, दिख रहा है, सेलेक्टर पे क्या लिखाया हुआ है, वही चीज हम वहां लिखे हैं index.html पे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम पे index.html लोड हुआ, उसके अंदर ऐप कंपोनेंट लोड हुआ, क्लियर है। यस हाँ, अब ऐप कंपोनेंट के अंदर जाओगे इसके HTML में तो यहाँ पे देखोगे राउटर आउटलेट दिख रहा है, दिख रहा है, राउटर आउटलेट। अभी के लिए मैं ये 2 लाइन को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फोकस होना चाहिए सिर्फ राउटर आउटलेट पे। अब क्या होगा, जो भी हम नया कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, और वो कंपोनेंट को हम राउटिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो वो इस राउटर आउटलेट के अंदर लोड होता है। मतलब कुछ भी चीज़ें अगर हम नया कंपोनेंट बना रहे हैं उसको शो कर रहे हैं तो वो ये ऐप कंपोनेंट के राउटर आउटलेट के अंदर शो होता है, क्लियर हुआ। यस बाकी लोगों को, हाँ सर, अगर जैसे हम लोग राउटिंग करते हैं, अगर हम लोग ने पाथ दे दिया है उसको और यहाँ पर हम लोग ऐप कंपोनेंट में भी अगर जैसे सेलेक्टर रख दिए तो वो डबल लोड हो जाएगा वो पेज, मतलब हम लोग को डबल लोड हो जाएगा, ऐप कंपोनेंट से वो चीज़ हटानी पड़ेगी अगर हमने पाथ उसका डिक्लेयर कर दिया है। एग्जैक्टली आप चाहो तो यहाँ पे हेलो लिख दोगे अगर और सेव करोगे तो जो भी आपने पेज लोड किया उस टाइम पे तो उसके ऊपर में पहले तो आपको हेलो दिखेगा, उसके बाद वो कंपोनेंट की चीजें दिखेगी, क्लियर है। अगर आप नया वो जो कल मैंने एग्जांपल दिया था शेयर्ड के लिए, जैसे आपने हेडर बनाया, ठीक है, हाँ। और एक फुटर बनाया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हेडर बनाया है आपने, उस सेलेक्टर का नाम दिया आपने हेडर, ठीक है, मतलब अगर तो आप हमको हर पेज में वो हेडर और फुटर दिखाना है तो वो हम मेन कंपोनेंट में दे देंगे ताकि फिर वो हर एक पेज में वो शो करे। शो करेगा, हेडर जनरली कॉमन होता है, हेडर और फुटर तो, हाँ, ठीक हेडर है। फुटर। तो आप यहाँ पे हेडर और इस ये राउटर आउटलेट के ऊपर हेडर दे दिए, राउटर आउटलेट के नीचे फुटर दे दिए, तो हेडर और फुटर शो हो गया वहाँ पे, क्लियर है। यस हाँ, तो कल कंपोनेंट मॉड्यूल सर्विस ये क्रिएट करके देखना, प्रोजेक्ट को रन करके देखना, उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स को लिख के रखना। कल क्लास स्टार्ट होगी तो पहले डाउट्स क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, यस ठीक है। ओके हाँ सर। ठीक है, थैंक यू फिर।